हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं टीडीएस की थर्ड वीडियो। अब देखिए, टीडीएस की जो सेकंड वीडियो है उसके लास्ट पार्ट में कुछ मिस्टेक हो गई थी, यानी एक एग्जांपल में मिस्टेक हो गई थी जिसको सही कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था सेक्शन 194 ए जो कि बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का तो सेक्शन 193 था जिसमें डेबेंचर बॉन्ड उसके इंटरेस्ट की बात करता है, और जो सेक्शन 194 ए है वो उसके अलावा इंटरेस्ट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में एफडी कराई तो उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम अराइज हो रही है तो 40,000 तक का जो भी इंटरेस्ट था उस पर टीडीएस का पार्ट नहीं कटता था, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक का जो इंटरेस्ट था उस पर टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन उससे ऊपर, जैसे अगर आपकी 45,000 है, 50,000 है, 55 है, 60 है, तो उस पर जनरली मैंने बताया था टीडीएस कटता है। ठीक है, तो उसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए, यहाँ पर मैंने रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी तो सिंपल है क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराना है और एक पर्टिकुलर फिक्स डेट होती है, फिक्स मंथ होते हैं कि 9 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर। उसके बाद जनरली मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ, तो उसमें इंटरेस्ट निकालना सिंपल होता है। लेकिन जब रिकरिंग डिपॉजिट की बात करता है तो उसमें क्या होता है, पर मंथली यानी हर मंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट जमा कराना पड़ता है। तो उसमें इंटरेस्ट का पार्ट निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन उसको आप अकाउंटिंग तरीके से देख सकते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है कि जैसे आप हर मंथ क्या करते हो, एक फिक्स अमाउंट निकालते हो, तो आप क्या करते थे उसमें, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, जनरली यही कवर करते थे। तो इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हो, सिंपल सा मेथड है। मैं दो तरीके से बताया था क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको मेथड नहीं बताया था और वो गलत हो गया था। देखिए, हम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी सही कर दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर राजेश स्टार्टेड ए 1 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹80,000 पर मंथ एट द रेट 8% पर एनम विथ PQR बैंक। द रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन 31 मार्च 20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक साल की रिकरिंग डिपॉजिट कराई, 80,000 पर मंथ है, तो 80,000 इंटू 12 करोगे तो कितने होंगे, 9,60,000। ठीक है, तो जैसे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है वैसे ही अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है कि एक साल में कितना जमा कराया। फिर आपको पता है कि 8%। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि एवरेज पीरियड कैसे आता है। अगर आपने 1 अप्रैल से कराई है तो हर महीने के बिगिनिंग में जमा करा रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज पीरियड जो आएगा वो आएगा 6.5/12। आपको ये भी पता है कि बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में कितना आता है 6/12, और एंड में कितना आता है 5.5/12। तो एक बार आप ये कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर पे, तो आपका आएगा 41,600 समथिंग, ये आ जाएगा। एक बार मैं निकाल लेता हूँ वापस से। तो देखिए, इस बार मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके देखा है। पिछली बार तो मैंने बोल दिया हाँ कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ जल्दी हो रही थी कहीं जाने की, तो इसलिए मैंने बिना कैलकुलेट किए सीधा आंसर देख के बोल दिया हाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन इस बार मैंने सही ढंग से कैलकुलेट किया और 41,600 आ रहा है, और उसको मैंने नीचे भी सही कर दिया। तो गलती मैंने क्या की थी, यहाँ पे 20 लिख दिया था और यहाँ पे 40,400 बता दिया था, तो इसको मैंने सही कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 40 से ऊपर एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में टीडीएस कटेगा ही कटेगा। और देखिए, जो राजेश है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वो 60 ईयर की एज का है, 65 का है, तो उस केस में आपको पता है कि ये एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि 40,000 की जगह 50,000 तक का पार्ट आता है। सच इंटरेस्ट एक्सीड ₹40 की जगह क्या आता है 50, यानी 50,000 तक का एग्जाम्प्ट होता है, फिर टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, लेकिन अभी तो कटेगा क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है और 40 से ऊपर हो रहा है। ठीक है, और रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट में आते हैं। अब इसका दूसरा तरीका एक और है। देखिए, आपको पता है कि आप 80,000 जमा करा रहे हो 1 अप्रैल को, तो पहले क्या लगेगा, 80,000 का 8%, 12 महीने का 12/12। फिर आप जमा करा रहे हो 1 मई को, तो 80,000 का 8%, 11 महीने का। इस तरीके से निकालते हैं। तो एक मेथड होता है, आपने सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं कि 80,000 का आपने क्या करा, 8% कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें क्या करो, 12 + 11 + 10 + 9 + 8, क्योंकि 12 महीने की है रिकरिंग डिपॉजिट, तो 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हो गया। और जैसे आप डिवाइड 12 करोगे, क्योंकि 12 मंथ है, तो आप देख सकते हैं 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो टोटल मिला के 12 है, तो नीचे भी 12 से डिवाइड किया है, तो ये 78/12 आएंगे। और जैसे ही आप क्या करोगे, इसको देखोगे तो ये 6.5 ही आएंगे समथिंग। इस तरीके से आपका ये पार्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो 80,000 का 8% कितना होता है, 6,400, और 6,400 इंटू 6.5 करके देख लीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा। अब ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो ये भी ठीक आ रहा है, 6,400 इंटू 6.5, तो कितना आ गया, 41,600। अब देखिए, ये इसलिए बताया है ताकि एग्जाम में कभी आ जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। वैसे चांस कम रहते हैं आने के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो करवाना करवाना पड़ता ही कि अगर कभी गलत कर दिया। तो ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, अब देखिए, आपको पीडीएफ तो बिल्कुल करेक्ट वापस से मिल ही जाएगी अगर मैंने गलत पीडीएफ आपको दे दिए तो।
देखिए ये बोल रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉस वर्ड पजल्स एटसेट्रा सेक्शन 194B, कार्ड गेम्स या इसी टाइप के जो गेम होते हैं जनरली वो इसमें आ जाते हैं सारे के सारे। अब देखिए 194B की बात करेंगे और 194BB की बात करेंगे तो दोनों पे आपको क्या होगा, रेट ऑफ TDS ये सारा पार्ट सेम ही लगेगा। तभी आप देखना 194BB में क्या बोलेगा, रेट ऑफ TDS सी सेक्शन 194B, यानी सेम ऊपर की तरह ही है, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम्स इसकी बात करता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, जो रेट ऑफ TDS है, अगर पेई का मतलब क्या होता है, जो रिसीवर है जिसको इनकम मिल रही है, जो जीत रहा है, अगर वो रेसिडेंट पर्सन है तो 30%। इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉटरी का पेमेंट जिसको किया जा रहा है अगर वो रेसिडेंट पर्सन है तो 30% TDS, और नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उस केस में 30% भी होगा, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज भी, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो होता ही है 4%, तो वो भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एग्जम्पशन क्या है, टोटल विनिंग इज इक्वल टू और लेस देन 10,000। तो इसका मतलब क्या, अगर आप 10,000 जीतते हो तो TDS नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जीतते हो तो TDS कटेगा। अब देखिए इसमें मैं जनरली, आपने कैजुअल इनकम का पार्ट कवर किया है, तो कैजुअल इनकम पे आपको पता है कि 30% लगती है टैक्स रेट वैसे ही। देखिए क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम के हिसाब से निकालनी पड़ती है। ये TDS आपको पता है कि जनरली क्या है, पे एज यू अर्न, उस कॉन्सेप्ट पे कि जैसे आपने इनकम कमाई उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा। जनरली यही कॉन्सेप्ट है, यानी प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है, इसलिए इस अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ता है कि यार यहाँ पे 30% दे रखी है, लेकिन जब हम टोटल इनकम में आते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमें कैजुअल इनकम के फॉर्म में उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस होता है। देखिए बोल रहा है व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये मैंने नीचे अलग से कवर भी कर रखा है कि किन किन सेक्शन पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट है और किन किन सेक्शन में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पेई और डेट ऑफ पेमेंट या टाइम ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। जनरली वो पार्ट मैंने बताया था आपको। अब देखिए अदर पॉइंट्स की बात कर रहा है तो अदर पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन याद रखना कि इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको कि आप ये मत सोचना कि जैसे 15,000 जीतते हैं, 15,000 की विनिंग हुई तो 15,000 में जैसे आप ये मत सोचना कि 10,000 तक का एग्जाम्प्ट पार्ट है और बाकी 5,000 पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। पूरे 15,000 पर 30% TDS लग जाएगा, या नॉन रेसिडेंट है तो 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर इनकम ज़्यादा है तो सरचार्ज का पार्ट भी है तो जनरली वो भी आ जाएगा। याद रखना ये जनरली केस आ जाता है, क्योंकि देखिए हर पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़ के देख लेना। पिछले वाले में भी क्या था, आपको पता है कि 41,600 बना, तो इसका मतलब थोड़ी कि 1,600 पे TDS कटेगा, पूरे अमाउंट पे ही TDS कटेगा। ठीक है, तो एक्सिस अमाउंट की बात नहीं करता, ये बोलता है कि यहाँ तक एग्जाम्प्ट है और उससे ज़्यादा जैसे ही हो जाता है तो उस टोटल अमाउंट पर TDS कटेगा, उस टोटल अमाउंट पर TDS कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अदर पॉइंट्स में इफ प्राइस इज गिवन पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड देन टैक्स ऑन होल प्राइस दैट इज एग्रीगेट ऑफ कैश एंड वैल्यू ऑफ प्राइस इन काइंड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश प्राइस। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि 5 लाख का कोई आपने प्राइज विन किया, जिसमें से आपको क्या मिल रहे हैं, 2 लाख कैश मिल रहे हैं या 3 लाख कैश मिल रहे हैं, ऐसे मान के चलिए, और 2 लाख का आपको कोई प्राइस मिल गया, कोई वॉच मिल गई, कोई ज्वेलरी मिल गई, जनरली ये पार्ट हो गया। तो टोटल कितनी है 5 लाख की, जिसमें बोल रहा है कि पार्टली आपको कैश में मिल गया और पार्टली आपको काइंड में मिल गया। तो उस 5 लाख पे आपको पता है कि TDS का पार्ट निकलेगा 30%, ऐसे बोल देते हैं 1,50,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है किस में से डिडक्ट होगा, कैश प्राइस में से। तो कैश प्राइस क्या है ये, तो 3 लाख में से 150 डिडक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि काइंड में से तो डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको पूरा काइंड मिलता, मान के चलिए कि 5 लाख की आपकी कार की विनिंग हो गई, यानी कार निकली प्राइस में, तो उस केस में कार के टुकड़े थोड़ी करेंगे 30%, आपको कार की जो वैल्यू है 5 लाख की उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति होता है तो उसमें जनरली आपको अमाउंट मिलता है तो उसका 30% कट के मिलता है, यही पार्ट हो गया। लेकिन जहाँ कार मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, ठीक, मोबाइल मिल गया, जो कि मोबाइल 10,000 से ज़्यादा का है, जैसे मेरी कज़न को जो सोशल मीडिया FB पे क्या करती है, कंपटीशन खेलती है, यानी वही कंपनी के पेज लाइक करना, शेयर करना, तो उस केस में उसको मोबाइल मिल गया था 40,000 का। 40,000 का सैमसंग का मोबाइल मिला तो कंपनी ने पहले फॉर्म भरवाया और पहले TDS मांगा। तो कंपनी ने, जो सैमसंग कंपनी या जिस कंपनी ने प्राइस दिया था, तो उसने जनरली बोला कि पहले आप 12,000 TDS जमा कराओ। उसने जमा कराया, तब जाके उसके बाद 1 महीने बाद या जैसे भी उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसके पास मोबाइल आया है 40,000 का 30% काटने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, इफ प्राइस इज गिवन पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, मैंने बता दिया। वैसे ही बोल रहा है इफ प्राइस इज गिवन इन काइंड ओनली और कैश प्राइस इज नॉट सफिशिएंट देन पेयर शुड एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड ऑन सच इनकम बिफोर रिलीजिंग सच प्राइस। नहीं तो क्या होगा, पेयर को अपनी जेब में से देना पड़ सकता है। तो पेयर मतलब क्या हुआ, जो प्राइज विनिंग दे रहा है, जो कार दे रहा है,
उसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाली जिसकी इनकम हुई है, जो जीता है, उससे TDS वो कलेक्ट कर लेगा। जैसे आपको पता है कि सैमसंग कंपनी ने मेरी जो कज़न है उससे 12,000 TDS कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको मोबाइल दिया। ठीक है, अब आपकी इनकम कम होती है तो सीधी सी बात है बाद में आपको TDS रिफंड भी मिल जाता है, वो तो पार्ट अलग है, जिसमें आपको फॉर्म 16A जनरली पता है सैलरी के लिए, सैलरी के अलावा 16A ये भरना पड़ता है, तो वो पार्ट तो अलग से आ ही जाता है। फिर देखिए बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, वेयर ए सर्टेन परसेंटेज हैज़ टू बी फॉरगॉन आइदर इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और एन एजेंसी कंडक्टिंग लॉटरीज देन सच पोर्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जैसे देखिए 1 लाख जीती और उसमें से 10,000 क्या कर दिया, वो जो लॉटरी एजेंसी है उसको देने या लौटाने, कहने का मतलब वही टिकट के पार्ट के फॉर्म में लौटाने एक तरीके से मान के चलिए। या गवर्नमेंट के फेवर में आपने क्या बोला कि गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को, गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो बाकी 90,000 पे ही TDS कटेगा, 90,000 पे ही TDS कटेगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि टैक्स के फॉर्म में दे रहे हो, जनरली ऐसे ही दे रहे हो, या एक तरीके से उस पर्टिकुलर लॉटरी जो आपको विनिंग हुई है उसके पहले से ही रूल थे कि आपको इसमें से 10,000 लौटाना पड़ेगा, तो 10,000 आपने एजेंसी या गवर्नमेंट को दे दिया, बाकी 90,000 पे TDS कटेगा। ठीक, फिर बोल रहा है वेयर एन एजेंट रिसीव द प्राइज मनी ऑन अनसोल्ड टिकट और बिकम एंटाइटल टू एन अनक्लेम प्राइज, इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ हिज बिजनेस इनकम एंड देयरफॉर नॉट लाइबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194B। ये मैंने आपको बताया था कि एक लॉटरी टिकट बेचने वाला क्या करता है, उसकी अनसोल्ड टिकट रह जाती है, उस पर अगर प्राइज मनी निकलती है तो उसकी बिजनेस इनकम में आएगी, क्योंकि वो इंसिडेंटल टू बिजनेस मानी जाती है, इसलिए वो टैक्स डिडक्शन के लिए लाइबल नहीं होगी। इफ प्राइज मनी इज पेड इन इंस्टॉलमेंट देन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपको जो प्राइज मनी 1 लाख की मिली उसमें 10,000 ऐसे 10 महीने में मिल रही है, तो 10,000 का 30%, फिर 10,000 का 30%, ऐसे हर इंस्टॉलमेंट में TDS कटता जाएगा। देखिए बोला टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन एटसेट्रा टू द लॉटरी एजेंट अंडर सेक्शन 194G एंड नॉट अंडर सेक्शन 194B। देखिए ये क्या है कि जब अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो 194B पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक आएगा आपका 194D का पार्ट जो भी मैं कवर कर लूँगा, जो इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है। एक आएगा आपका 194G का पार्ट जो कि कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट की बात करता है। किसकी बात करता है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। देखो जो एजेंट है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी भी पर्टिकुलर ऑथराइज एजेंसी के बिहाफ पे लॉटरी टिकट बेचने का काम करता है एजेंट, तो उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो वो किस सेक्शन में, 194G में अलग से दे रखा है। तो बोला टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन एटसेट्रा टू द लॉटरी एजेंट, वो किस में, अंडर सेक्शन 194G में है, न कि 194B में, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 194B और BB सिमिलर है। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, इनकी बात करता है, जबकि इसमें किसकी बात करता है, हॉर्स रेसेस की बात करता है। तो याद रखना सिर्फ ये अलग से सेक्शन हॉर्स रेसेस का है, तो अगर यहाँ पे कैमल रेस या इसी टाइप की एलिफेंट रेस कुछ भी आ गया, जनरली वो टैक्सेबल नहीं होती, यानी वो इसमें कवर नहीं होती। ठीक, तो बोल रहा है हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, एनी पर्सन। अब देखिए आपको पता है कि एक गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज या गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस लिया हुआ हॉर्स रेसिंग कंपनी हो गई, जो कि एक तरीके से क्या कर रही है, घोड़े दौड़वाने का काम कर रही है, और आपने क्या कर दिया किसी भी पर्टिकुलर हॉर्स पे प्राइज़ लगा दिया और आप जीत गए। आप जीत गए 10,000 से ज़्यादा, क्योंकि 10,000 तक का तो एग्जाम्प्ट पार्ट है, तो 10,000 से ज़्यादा का पार्ट, जैसे आप 20,000 की विनिंग कर गए तो 20,000 पे TDS कट जाएगा 10% की रेट से, 30% की रेट से, सॉरी। तो ये बोल रहा है एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज एक्सीडिंग ₹10,000। यहाँ पे एनी पर्सन कौन है, हेयर मीन्स ए बुक मेकर और ए पर्सन टू हुम ए लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर हॉर्स रेसिंग और अरेंजिंग फॉर वैगरिंग बैटिंग इन एनी रेस कोर्स। वही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हॉर्स रेसिंग कंपनी हो गई, जनरली क्या कर रही है, इस तरह का काम कर रही है, जो कि जनरली ये पूरा का पूरा इवेंट करवा रही है, जो कि एक ऑथोराइज एजेंसी है, ऑथोराइज कंपनी है, जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। और आप क्या कर रहे हो, इस पर सट्टा लगा रहे हो, सट्टा ही बोल सकता हूँ मैं तो एक तरीके से, कि कौन सा घोड़ा जीतेगा या कौन सा नहीं जीतेगा। तो जनरली आपको पता है कि पर्टिकुलर उस पर आप लगा रहे हो कि कौन सा घोड़ा पहले नंबर पे आएगा। तो रेट ऑफ TDS क्या है, सी सेक्शन 194B, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम एटसेट्रा। क्या बोल रहा है, वैन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सेम ऊपर की तरह ही है। अदर पॉइंट्स में क्या बोल दिया, बता दिया। यहाँ पे देखिए बोल रहा है रेस इनकम अदर देन हॉर्स रेस लाइक कैमल रेसेस एटसेट्रा इज नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। कितना सिंपल है, ठीक है। तो कैमल रेसेस, हॉर्स रेसेस इसमें नहीं आएंगे।
अब देखिए अपना मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है जो कि मेन है, उसके बाद तो आपका जो 194D इंश्योरेंस कमीशन का आएगा, इतना टिपिकल नहीं होगा, लेकिन मेन यही है क्योंकि इसका मैंने एग्जांपल भी कवर किया है, लेकिन वो सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है पेमेंट्स टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194C। देखिए जनरली इस पर्टिकुलर सेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं सेक्शन 194C की, ये 194J और 194I से बिल्कुल अलग है। जब हम 194J की बात करते हैं, 194I की बात करते हैं, जे जनरली फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस की बात करता है, और 194I किसकी बात करता है, TDS ऑन रेंट की बात करता है। तो आप ये नहीं कि पर्टिकुलर बचाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे TDS की रेट 1% 2% है और वहाँ पे जनरली क्या है 10% है, तो यहाँ पर अप्लाई कर यानी सॉरी जे और आई की जगह आप सी पे अप्लाई करने लग जाएं, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो याद रखना कि 194 से के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं और जनरली बता रखे हैं कि कौन कौन से नेचर ऑफ पेमेंट है, उस पर ही अप्लाई होगा। और जे के लिए आपको पता है कि फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का पार्ट है, या TDS ऑन रेंट का पार्ट 194I के लिए, तो उस तरीके से वो कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं डिडक्टर कौन है। डिडक्टर मतलब क्या हो गया, जनरली जो एक्सपेंसेस इंकर कर रहा है, जो पेई से एक तरीके से क्या कर रहा है, सर्विस ले रहा है। कह रहा है ना पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप कौन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, या स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई भी स्टेचुटरी अथॉरिटी हो जो कि हाउसिंग अकोमोडेशन से डील कर रही है, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई फॉर्म हो, कोई गवर्नमेंट हो जो कि फॉरेन स्टेट से रिलेटेड है, या कोई फॉरेन एंटरप्राइज हो गया, या कोई भी एसोसिएशन हो गया जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, एवरी पर्सन बोल सकते हैं अदर देन इंडिविजुअल और HUF AOP BOI ऐसे बोल सकते हैं उनको छोड़ के, लेकिन इंडिविजुअल HUF AOP BOI भी आ सकते हैं अगर वो टैक्स ऑडिट में आते हैं। इसका मतलब 44AB के अकॉर्डिंग वो अपनी टैक्स ऑडिट करवाते हैं। अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गई, तो जनरली वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं, तो उस केस में वो भी डिडक्टर बन जाएंगे। और अगर उन्होंने पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज क्या है ली है, तो उस केस में उन्हें TDS काटना पड़ेगा। अब देखिए ये बोल रहा है रेट, तो ये बोल रहा है इफ़ पेड टू, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिविजुअल HUF कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सर्विस दी है, याद रखना, तो 1% TDS कटेगा, तो और उसके अलावा है तो उस केस में 2%। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कंपनी है तो उस केस में 2% जो सर्विस दे रही है और हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम कितना परसेंट काटेंगे, 2%। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखिए मान के चलिए कोई इंडिविजुअल HUF, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ A, और मैं ऑडिट के दायरे में आता हूँ, तो उस केस में मैं एलिजिबल हो गया। अब मैंने जो सर्विस ली है वो किससे ली है, A लिमिटेड से ली है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। अगर मैंने इससे सर्विस ली है तो उस केस में मुझे पता है कि 2% TDS मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर्स का केस आ गया। अगर सामने वाला A लिमिटेड की जगह X होता जो कि एक इंडिविजुअल HUF होता, तो तब मैं 1% काटता, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है टैक्स शुड बी डिडक्टेड ऑन इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इज शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। ये आपको भी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, क्योंकि पहले मुझे नेचर ऑफ पेमेंट बताने हैं। और दूसरा है होल ऑफ इनवॉइस वैल्यू इफ नॉट शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस, इसकी बात कर रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट की जब बात करेगा उसके बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा। कह रहा है पेमेंट ऑफ एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला दे रखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आता है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं आता। इसका मतलब परचेज सेल से रिलेटेड एग्रीमेंट इसमें नहीं आता। जबकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं किसी पर्सन के पास गया, मेरे पास रॉ मेटेरियल है, मैंने उस पर्सन को रॉ मेटेरियल प्रोवाइड कर दिया और बोला कि इससे फिनिश गुड्स बनाओ, तो मैंने एक तरीके से उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट दिया है। आप इसका अच्छा एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने किसी को कच्चा कपड़ा दिया और उससे बोला कि उससे रेडीमेड क्लोथ्स बना ले, तो एक तरीके से वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। वैसे देखिए रिपेयर रिनोवेशन का काम भी होता है, तो जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों का पार्ट इंक्लूड होता है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही होता है। जैसे मेरी कोचिंग है, तो मुझे पता है कि किसकी ज़रूरत होगी, मुझे मेरे फर्नीचर की ज़रूरत होगी, टेबल्स की ज़रूरत होगी, तो मुझे 200 टेबल्स की ज़रूरत है, तो जो भी लकड़ी का पार्ट है वो सारा का सारा उस पर्सन को, यानी जो फर्नीचर बनाने वाले है उसको मैंने दे दिया, और वो फर्नीचर बना रहा है, तो वो भी एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। मुझे बैग बनवाना है स्कूल के लिए, अपनी कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, तो मैंने बैग से रिलेटेड जो भी लेदर या रॉ मटेरियल है वो सामने वाले को दे दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सामने वाला उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाएगा। वैसे अगर मेरी कोई एजेंसी है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, लेबर सप्लाई करने का काम करता हूँ, किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं लेबर सप्लाई करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि किसी को शादी के लिए वर्कर की ज़रूरत है,
तो मैंने लेबर सप्लाई करा, तो उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में आ जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इसमें नहीं आएगा कि मैं गुड्स खरीद के बेचने का काम कर रहा हूँ, तो जनरली वो पार्ट नहीं आएगा। बाइंग सेलिंग का पार्ट, उससे रिलेटेड टीडीएस का पार्ट इसमें नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट आ जाता है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, इसमें जनरली देखिए ऐसे कंटेंट आएगा जैसे एक टीवी चैनल है सोनी, वो प्रोड्यूसर को बोलेगा कि एक शो है वो आपको बनाना है, कंटेंट सारा आप क्रिएट करो, ठीक है। सोनी इसको बोला है प्रोड्यूसर को कि आप मेरे लिए कंटेंट सारा का सारा तैयार कर देना जो भी है, और उसका जो भी इनकम का पार्ट बनेगा उस पर मैं टीडीएस काट दूंगा, जो भी 1% 2% है वो, क्योंकि 194C के अंदर ये सारा पार्ट आ रहा है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, तो याद रखना कि जो सोनी टीवी चैनल है या ब्रॉडकास्टिंग चैनल है वो जनरली क्या कर रहे हैं सामने वाले प्रोड्यूसर से कंटेंट तैयार करवाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है पेमेंट ऑफ एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किससे रिलेटेड हो गया, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। कैटरिंग सर्विसेज का पार्ट भी आ गया। अब देखिए यार रखना, कैटरिंग सर्विसेज में जो आएगा वो पर्सनल वर्क नहीं आएगा, ऑफिशियल वर्क हो तो जनरली आ सकता है। जैसे सपोज करो शादी है, उससे रिलेटेड कैटरिंग सर्विस हुई, तो उसमें टीडीएस का पार्ट नहीं आता। लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए कैटरिंग सर्विसेज ली, तो कैटरिंग की सर्विसेज ली है, तो जो भी खर्चा हुआ है उस पर टीडीएस का पार्ट कटेगा। तो पर्सनल वर्क के लिए कोई भी टीडीएस का पार्ट नहीं आता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, तो यहाँ पे यही है कि जैसे हमने फ्रेट पेमेंट किया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले को, या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, किसी ट्रांसपोर्टर को जो कि गुड्स या पैसेंजर कैरी करने का काम कर रहा है, तो उसको हमने जो भी सर्विस से रिलेटेड खर्चा पे किया है उस पर भी टीडीएस कटेगा। फिर देखिए बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम द कस्टमर, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जनरली मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपको बता दिया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में रिनोवेशन, रिपेयर, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों पार्ट है वो भी आते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था अभी बैग वाला, जिसमें मैंने क्या बताया था कि कोचिंग के बैग्स हैं, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल जो भी है, जैसे लेदर है, लेदर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, उसकी स्ट्रिप्स हो गई जो बैग से रिलेटेड, बैग के कुछ भी और भी प्रोडक्ट हो गए, तो वो सारे के सारे जो भी रॉ मटेरियल का पार्ट है मैंने सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कर दिया जो बैग बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल्स परचेज फ्रॉम द कस्टमर। तो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, कस्टमर, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मेरे लेदर प्रोडक्ट को यूज़ करके बैग बनाने का काम कर रहा है, फिर मेरे को ही वापस से वो दे देता है और बोलता है कि देखिए 10 लाख का बिल बन गया। कितने का बन गया, 10 लाख का बिल बन गया। देखिए जब भी मैं लेदर प्रोडक्ट दूंगा तो जनरली मुझे लग रहा है कि यार ये तो ख़राब कर देगा सामने वाला पर्सन जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कि 2 लाख रुपए आप जमा कर दो और मेरा यह प्रोडक्ट ले लो, यानी जो रॉ मटेरियल है वो ले लो, उसके बाद आप बनाने का काम कर लेना, और जैसे ही आपका 10 लाख का बिल बनेगा उसके साथ ये 2 लाख भी दिखा देना। अब देखिए ये यही बात कर रहा है जो ऊपर मैंने बताया कि इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इज शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख और 2 लाख उसको अलग दिखाएंगे, तो उस 10 लाख पर ही टीडीएस कटेगा, ना कि 12 लाख पे। लेकिन अगर 12 लाख को एक साथ दिखा दिया और सेपरेटली नहीं दिखाया तो उस पूरे 12 लाख पर टीडीएस का पार्ट कट जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यही बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया नो टीडीएस इन सच केसेस। इसमें क्या बोल रहा है, सिंगल पेमेंट टू ए पर्सन इक्वल टू और लेस देन ₹30,000, और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, एग्रीगेट पेमेंट टू ए पर्सन ड्यूरिंग ए ईयर इक्वल टू और लेस देन ₹1 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मेरे यहाँ पे कोई रिनोवेशन का काम कर रहा है जनरली, तो 25,000 का एक बिल बना, तो उस केस में क्या बोलूँगा कि टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन देखिए आपको पता है कि अगर 35,000 का बिल बना तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि जनरली जो पर्सन काम कर रहा है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अदर है कहने का मतलब कंपनी है तो 2% टीडीएस कट जाएगा। अब देखिए मुझे पता है कि मैंने सर्विस ली है, मैंने एक्सपेंडिचर किया है, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मैं काटूंगा 1% या 2%, किसको देखते हुए, सामने वाले पर्सन को देखते हुए कि या तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ है या अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। अगर वो है तो 1% कटेगा, अगर नहीं है तो 2% कटेगा, सीधी सी बात। पहली चीज़ तो ये। एग्रीगेट पेमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए वो पर्सन क्या है, बार बार हमारे पास आ रहा है, जैसे रिनोवेशन का काम हो रहा है तो आपको पता है कि हर 2-2 3-3 महीने में मैं उसको बुलाता रहता हूँ। तो जो बिल बना, एक बार 25 का बना, ठीक है, एक बार 35 का बना, इस तरीके से हो गया, एक बार जो बन गया वो 50 का बन गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। या 50 से मैं कम ही बता देता हूँ अमाउंट के फॉर्म में, हाँ जनरली यही बन गया। तो आप टोटल करके देख लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 1,10,000,
कितना हो गया 1,10,000। तो उस केस में क्या बोलूँगा कि जो टोटल पेमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा का हो गया, तो जो TDS कटेगा वो 1 लाख पे 1% या 2% कटेगा। उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन इंडिविजुअल है या HUF या अदर देन इंडिविजुअल या HUF। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे हम पेई की बात कर रहे हैं। पेई का मतलब क्या हुआ, जिसने हमें सर्विस दी है, जिसने हमें सर्विस दी है। अब देखिए क्या बोल दिया, TDS कब नहीं कटेगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर फॉर इंडिविजुअल और HUF। फिर सी बोल दिया, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन ए बिजनेस ऑफ लीजिंग और हायरिंग गुड्स कैरीजेज नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम एंड हु फर्निशेज पेन टू पेयर परमानेंट अकाउंट नंबर टू पेयर। देखिए याद रखिए कि जैसे मैं एक पेयर हूँ एक्सपेंस करने वाला, मैंने फ्रेट पेमेंट किया, याद रखना, भाड़े का, किसको, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक था मान के चलिए ए था, जो कि इंडिविजुअल HUF के फॉर्म में आता है, तो उस केस में 1% TDS लगता है। ठीक, ये पार्ट हो गया। पर देखिए TDS कब नहीं कटेगा, जब क्या बोल रहा है कि जो पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टर है वो 10 से ज़्यादा ट्रक ओन नहीं करता, नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स। तो इसका मतलब क्या है, 10 या उससे कम ट्रक है। अगर उसके पास 11 ट्रक हैं, 12 ट्रक हैं, 13 ट्रक है तो TDS कट जाएगा। एंड हु फर्निशेज पेन टू पेयर, देखिए पेन भी फर्निश करना पड़ेगा। एक तो ट्रक क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये बोल रहा है नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स, तो इसका मतलब क्या है, 10 या उससे कम ट्रक होने चाहिए और साथ में पैन नंबर भी फर्निश करने वाला होना चाहिए। अगर इसने पैन कार्ड पैन नंबर फर्निश नहीं करा तो 1% की जगह क्या हो जाएगा, 20% TDS कट जाएगा। क्योंकि पेयर तो क्या बोलेगा, मेरा तो खर्चा उतना ही आ रहा है। मान के चलिए पेयर तो क्या बोलेगा कि मेरा खर्चा तो जो बिल बना वो 40,000 का बना, तो 40,000 का 1% काटूँ या 20% काटूँ, वो जाएगा तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। मेरा खर्चा तो 40,000 ही हुआ है, क्योंकि मुझे 1% गवर्नमेंट जमा कराना पड़ेगा या 20% गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ेगा, दोनों ही मेरा खर्चा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नुकसान होगा वो किसका होगा, पेई, जिसकी इनकम है। तो उसको पैन कार्ड या पैन नंबर तो फर्निश करना ही पड़ेगा और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जो ट्रक है वो 10 या उससे कम है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट में बता रखा है कि अगर इंडिविजुअल या HUF कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर तो 1%, अगर अदर देन इंडिविजुअल या HUF कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर है तो 2%। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, इफ़ पैन इज़ फर्निश्ड और ट्रक जो है वो क्या है, लेस देन 10 है, तो उस केस में निल। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या, सब कॉन्ट्रैक्टर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस इफ़ पैन इज़ फर्निश्ड और ट्रक जो है वो क्या है, लेस देन 10 है, तो जनरली क्या हो गया, निल। तो पैन भी फर्निश क्या होना चाहिए और ट्रक जो होने चाहिए 10 या उससे कम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, मनन लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर राज, ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। एक बिल है 20,000 रुपये का, एक है 25,000 का और एक है 28,000 का। ऑन 1 March 20 ए पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, वेदर मनन लिमिटेड इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू मिस्टर राज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए मिस्टर राज एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक इंडिविजुअल है, ऐसे बोल सकते हैं। मनन लिमिटेड कंपनी का पार्ट काम कर रही है। तो आप देख सकते हो जब मैंने ऊपर पॉइंट बताया था आपको, तो मैंने बताया था डिडक्टर कौन हो गया, मनन लिमिटेड। और ये बोल रहा है इफ़ पेड टू इंडिविजुअल तो 1%। ठीक है, नीचे यहाँ भी देख सकते हैं, ये शॉर्ट में समरी दे रखी थी, तो उस केस में आपको बताया कि इंडिविजुअल HUF कॉन्ट्रैक्टर हो तो 1%, तो 1% कटेगा। लेकिन कब कटेगा, जब जो एग्रीगेट पेमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा का हो जाता है या जो इंडिविजुअल पेमेंट है वो 30,000 से ज़्यादा का हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20, 25, 28 अलग अलग ही है। और 1 मार्च 20 को जो पेमेंट है वो 30 का है, 30 तक निल होता है। लेकिन जब चारों मिला के देखोगे, देखिए यहाँ तो पेमेंट कर दिया गया है और ये ड्यू अमाउंट है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों को मिला के 1,03,000 बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर 1920 में 1 लाख से वो ज़्यादा नहीं हो रहा वैसे तो, लेकिन जैसे ही 30,000 का पार्ट आ रहा है जो ड्यू हो रहा है वो जोड़ देंगे तो 1,03,000 हो जाएगा। इन चारों का टोटल करके देखना, आपको पता है 1,03,000 हो जाएगा। 1,03,000 का 1% TDS काटना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मनन लिमिटेड वुड बी लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 1% ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,03,000 फ्रॉम द लास्ट पेमेंट ऑफ रुपीज़ 30,000 एंड द बैलेंस ऑफ 28,970 हैज़ टू बी पेड टू मिस्टर राज। क्योंकि आप देखिए कि बाकी सारे अमाउंट में इंडिविजुअल पेमेंट था 20, 25, 28, तब TDS नहीं काटा गया था।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहले किसी पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटा गया और एग्रीगेट में वो अगर वो 1 लाख से ज़्यादा का हो रहा है जो कि 1,03,000 है, उसका 1% जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1,030 बन रहा है। तो 1,030 रुपये किस में से लेस करेंगे, जो ड्यू अमाउंट है या जो अगला अमाउंट बनेगा उसमें से लेस कर देंगे। तो देखिए 30 में से लेस करके बाकी 28,970 किसको मिल गए, मिस्टर राज को मिल गए, क्योंकि राज ने सर्विस दी है और काटने वाला कौन है, एक्सपेंस करने वाला मनन लिमिटेड। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। देखिए मैंने क्या बताया था कि इसमें किस पे अप्लाई होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे और लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे ये प्रोविजन अप्लाई होगा जो ऊपर बता दिया। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, सामने वाला उसको देख के बना रहा है फिनिश गुड्स, तो उस केस में वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया कि जनरली आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हो अलग अलग चीज़ों के लिए। आपको बताया कि कई फैक्ट्रीज़ में वर्कर की ज़रूरत होती है, तो जनरली वो एजेंट को हायर करते हैं और एजेंट को बोलते हैं कि आपके पास लेबर है तो लेबर हमें दीजिए, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, सेकंड, सेपरेट प्रोविजन फॉर फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 194J, मैंने आपको बताया था, एंड दस सेक्शन 194C विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन सच केसेस, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए आज की वीडियो का लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि है सेक्शन 194D, फिर आगे के जो पार्ट है वो अगली वीडियो से कवर करेंगे। यहाँ पे डिडक्टर की बात कर रहा है तो याद रखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा है जो इंश्योरेंस बिजनेस करती है। कह रहा है एनी पर्सन पेइंग कमीशन फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। फिर एक रेसिडेंट की बात कर रहा है, रेसिडेंट में कौन हो गया, रेसिडेंट पर्सन की बात कर रहा है। आप देखिए कोई एजेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई एजेंट जो कि एक नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। अगर कंपनी है तो टीडीएस कितना कटेगा, 10%, जो भी उसने कमीशन कमाया है। लेकिन याद रखना कमीशन 15,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर कमीशन 15,000 है उससे कम का है तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर कमीशन 15,000 से ज़्यादा का है, 20,000 का कमीशन कमाया एजेंट ने, तो उस केस में अगर वो रेसिडेंट है, और याद रखना यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन की बात कर रहा है और कौन से रेसिडेंट की बात कर रहा है, या तो कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी के केस में 10% है, और अगर कंपनी के अलावा है तो उस केस में 5%। 5% इफ़ रेसिपेंट इज़ रेसिडेंट अदर देन कंपनी, ठीक है, और 10% इफ़ रेसिपेंट इज़ डोमेस्टिक कंपनी। देखिए एग्जाम्शन में क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कमीशन इक्वल टू और लेस देन ₹15,000 ड्यूरिंग ए फाइनेंस ईयर टू ए पर्सन ऑन एग्रीगेट बेसिस। तो एग्रीगेट बेसिस का मतलब क्या हो गया कि अगर पिछले साल में आप देखोगे कि उसका कमीशन बना 3,000, फिर बना 4,000, फिर बना 6,000, तो कितना हो गया 13, फिर मान के चलिए बना 3,000 और, तो टोटल मिला के हो गया 16,000। इस तरीके से आप देख सकते हैं 16,000 पे 5% लग जाएगा अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है। आपने देखा होगा कि जनरली जो एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल एजेंट ही होते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे जो जनरली प्रोविजन है वो 5% का ही अप्लाई होता है। और एक और चीज़ याद रखना कि जब 194D की बात करते हो तो आपको 194G भी माइंड में आएगा जो मैं बताऊंगा। तो जनरली वो कमीशन किसकी बात करता है, लॉटरी टिकट की बात करता है। तो ये स्पेशल प्रोविजन है इंश्योरेंस कमीशन का, और 194G किसका है, लॉटरी टिकट के कमीशन का। और एक होता है 194H जो कि कमीशन है ब्रोकरेज की बात करता है, जो जनरल प्रोविजन होता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है इंश्योरेंस कमीशन, ये है लॉटरी टिकट के सेल करने के कमीशन से रिलेटेड। और 194 जो H है वो आगे हम कवर करेंगे, वो आएगा जनरल कमीशन या ब्रोकरेज का, याद रख लेना। और ये भी याद रख लेना दोनों में जो एग्जाम्शन है या तीनों में जो एग्जाम्शन है वो 15,000 तक की है, और जो रेट है टीडीएस की वो 5% है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, और 15,000 तक की एग्जाम्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।